हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एग्जाम स्पेशल वीडियो के इस सीरीज में आपका स्वागत, बहुत 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 बड़ा वाला स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिर से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उसके लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त करें, उसको ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, उसके अर्थ, जीवन काल इत्यादि इत्यादि का मान कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमने डेफिनेशन लिख दिया, मैं आपको समझा रहा हूं कहते किसे हैं। एक्चुअली उस समय बचाने के लिए हमने लिख दिया, आपके सामने भी लिख सकता था। वह रासायनिक अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो प्रतिकारक के सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। क्या मतलब हुआ, प्रतिकारक चाहे जितना लीजिए, जिस रेट से होना है रिएक्शन उसी रेट से होगा। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया का दर इस बात पर निर्भर ही न करे कि प्रतिकारक की सांद्रता क्या है, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया मत समझ लीजिएगा। जैसे आप बाइक लेते हैं, बाइक में 5 लीटर तेल लें या 1 लीटर तेल लें, उसका जो स्पीड है क्या उस तेल की मात्रा पर निर्भर करेगा? नहीं ना, तेल की मात्रा से उसका स्पीड का लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरह से जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, अभी मत समझ लिए कि बाइक में तेल डालना, वो चलना, वो शून्य कोटि की, ना एकदम बिल्कुल नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए कहा। तो वो जो दर है, जैसे मान लीजिए आपकी थाली में रोटी है और ज़्यादा रोटी है तो जल्दी जल्दी खा रहे हैं, इसका मतलब रोटी की संख्या पर आपका दर निर्भर कर रहा है खाने का। कम है तो धीरे खा रहे हैं, तो ये दर निर्भर। अगर ऐसा है तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है। लेकिन अगर जितना भी रोटी दे दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो स्पीड आपका है उसी स्पीड से अगर चल रहा है खाने का तो शून्य कोटि का। और आप सब सुनाइए, आप लोग खाना वाना खाते रहना, एग्जाम के टाइम में ना टेंशन ज़्यादा नहीं लेना भाई, टेंशन ना खाइए, जम के पढ़िए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसका अभिक्रिया का दर प्रतिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए गणितीय व्यंजक निकालना था, ये निकाल देते हैं, बहुत सिंपल सा है गणितीय व्यंजक। गणितीय व्यंजक भाई मेरे बहुत सिंपल है। माना आर से ये प्रोडक्ट एक रिएक्शन है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, मान लेते हैं ऐसा अभिक्रिया है। तो परिभाषा क्या कहता है, किस अभिक्रिया का जो दर है किस बात पर निर्भर करेगा? क्या प्रतिकारक की सांद्रता जो आर ली है उस पर डिपेंड करेगा? कहता है कि नहीं निर्भर करेगा भाई, उससे स्वतंत्र होता है। तो इसलिए जो दर है समानुपाती प्रतिकारक के सांद्रता के शून्यवें घात का मतलब ही होता है कि उससे स्वतंत्र हो गया। तो आप लिखेंगे कि दर का बराबर हो गया इक्वल टू के, और आर के पावर 0 का मतलब यहाँ पर 1 लिख देंगे ना। दर का मतलब क्या होता है, माइनस डी आर बटा डी टी। ये फॉर्मूला याद रखना होगा दोस्त। दर इक्वल टू माइनस का चिन्ह ये बता रहा है ना कि प्रतिकारक का दर है। अगर ये प्रतिफल का दर होता है तो इस चिन्ह क्या होता है, प्लस। याद है ना आप लोगों को, ये हो गया के और ये तो 1 हो गया, मैंने के लिख देते हैं, उसमें 1 लिखना जरूरी नहीं। तो अब आप लिख सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, ये प्रथम कोटि के रेस्पेक्ट में बहुत सिंपल है। इसके ठीक पहले वाले वीडियो मैंने प्रथम कोटि के लिए बनाया हुआ, इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वाला भी जो लिंक होता है, अगर आप खोज के उसको कर लीजिए। शून्य कोटि और प्रथम कोटि याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये माइनस चिन्ह उधर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर तो दोस्त जब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ये कैसा दिखेगा बोलिए, ये हो जाएगा डी आर तो है, बोलिए ये माइनस और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है ना, डी टी। डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा। अब देखिए ये तो आपको फॉर्मूला डी टी का टी। और एक बात आपको प्रथम कोटि में भी बताया था, फिर से बता देते हैं, जब रिएक्शन जब समाप्त होगा, ये इंटीग्रेशन, तो एक नियतांक जोड़ते हैं। इस नियतांक को हम लोग कहते हैं, समीकरण पहले 1 मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहां आई का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसी आई का मान
निकालेंगे और इसमें भर देंगे। कैसे निकालेंगे? तो जब याद आई माई के दुलरवा, याद है ना आप लोग को, जब t इक्वल टू 0, दोस्त t इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई। ये भाई तो नहीं शुरू हुई, आपके थाली में 5 को रोटी था, आपने खाना शुरू नहीं किया, कोई पूछा कितना रोटी है, 5 ही है ना, या आप मान लें कि 4 को रोटी खा गया, 3 को रोटी खा गया, पूछा जाए कि जब t 0 था तब कितना रोटी था, तो 5 था। तो जब t 0 होता है तब ये जो r जिसको सांद्रता कह रहे हैं आप, माने अभिक्रिया जो खत्म होने के बाद, ये वास्तव में था r0 के बराबर। r0 क्या है भाई? जहां यह है शुरू की सांद्रता, लिख सकते हैं इनिशियल कांस्टेंट है, शुरू की सांद्रता, शुरू की योग्य सांद्रता। अब इस r का वैल्यू समीकरण 1 में दे देते हैं, समीकरण 1 से। तो जरा समीकरण 1 से देखिए, हम यहां पर रख देते हैं t का इक्वल टू 0, तो r हो जाएगा, केवल जी बोलिए, r0 इक्वल टू माइनस के t इक्वल टू 0 प्लस i। तो इसलिए i का वैल्यू कितना आ गया, अब देख ही रहे हैं, r0 हो गया, i का वैल्यू आ गया r0, ये हो गया r0, i का वैल्यू। अब इस i का वैल्यू समीकरण 1 में डाल देते हैं। पुनः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में i का वैल्यू रखिए ना, क्या आ रहा है देखिए, तो आप बताइए, r इक्वल टू माइनस के टी, आई का वैल्यू हो गया कितना, r0, ठीक है, के टी को उधर कर देते हैं तो प्लस हो गया माइनस से, के टू इक्वल टू r0 माइनस r, हो तो गया सिंपल, इसलिए t इक्वल टू कितना हुआ, बहुत सिंपल है ये। प्रथम कोटि का जो है ना थोड़ा सा लंबा है, ये तो बहुत ही छोटा है। r0 शुरू का सांद्रता है, याद रखिएगा, माइनस जो बाद में सांद्रता बचा r, वो हो गया r0 माइनस r डिवाइडेड बाई k, और ये हो गया आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए t का गणितीय व्यंजक। अब इसके लिए अगर मुझे एक ग्राफ खींचना हो, इसके लिए ग्राफ खींचना हो, तो यहाँ से हम ग्राफ ले सकते हैं। चलिए एक ग्राफ खींचते हैं, फिर इसके लिए शून्य को अर्जीवन काल का भी बता देते हैं मान। अगर ग्राफ खींचना हो मुझे, तो देखिए, ये चूंकि के टी इक्वल टू, बोलिए के टी इक्वल टू r0 माइनस r, ए भाई तो ऐसा करते हैं, इस r को इधर करिए, इसलिए r इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस के टी प्लस r। आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू हो गया y का माइनस m x, और ये हो गया c, ये r0 है, हाँ r0 है ये। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू आ गया, इस तरह से हो गया, r हो गया आपका कहाँ पर, तो ये हो गया r, यहाँ से r0 काट लीजिए, ये r0 है शुरू की सांद्रता, ये t है, चूंकि m का मान नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ गया, tan थीटा बराबर माइनस के, हो गया, सिंपल सा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ हो गया शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए। कुछ इसी तरह का था आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए भी ग्राफ था। अब इसका अर्ध जीवन काल आइए लिखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अर्ध जीवन काल का यहाँ पर फॉर्मूला, परिभाषा नहीं लिखने जा रहे हैं। परिभाषा याद है ना, वो जितने समय में प्रतिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध जीवन काल कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में लिखा भी तो था ना अर्ध जीवन काल। तो अर्ध जीवन काल का मतलब पहले फॉर्मूला एक बार लिखना पड़ता है अर्ध जीवन काल का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्ध जीवन काल है, तो चूंकि t इक्वल टू कितना है, r0 माइनस r बटा ये हो गया k, ठीक है। अब देखिए अर्ध जीवन काल का मतलब क्या होता है कि जब t कितना हो जाए, t हाफ हो जाए, तब होता क्या है बताइए, r जो होता है ना वो बराबर हो जाता है किसके, r0 बाई 2 के, आधा हो जाता है। सांद्रता आधी होने में लगे समय को ही अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ से लीजिए t की जगह पर t हाफ कर दीजिए, इक्वल टू r0 को तो छोड़ दीजिए ज्यों कहते हूँ, लेकिन r कुछ कर दीजिए, r0 बटा 2 हो गया, बटा हो गया k। तो कितना हो गया बताइए, ये 2r0 माइनस r0 बटा 2 के, मतलब r0 बाई 2k, यही हुआ ना, r0 बाई 2k। ये किसकी इक्वलिटी हो गया दोस्त,
तो टी हाफ के। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अब आएगा, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रतिकारक शुरू की सांद्रता पर डिपेंड करता है कि नहीं? तो जवाब होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल शुरू के सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, देख सकते हैं आप। इसलिए आप कह सकते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट फॉर 0 डिग्री सी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में निकाले थे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल शुरू की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, और यहाँ आप देख रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल जो है शुरू के सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर शुरू में ज़्यादा सांद्रता होगा तो उसको आधा खर्च होने में ज़्यादा समय उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 लीटर अगर आपने पेट्रोल लिया, शुरू की सांद्रता अगर मान ली 5 लीटर मान लेते हैं, तो अगर चाहे 1 लीटर लिया, तो अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, तो 2 लीटर लेंगे तो 40 किलोमीटर चलेगी। माने आधा खर्च होने में जितना ही लेंगे जितना क्या होगा, तो शुरू की सांद्रता का समानुपाती हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि शुरू की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसका अर्ध जीवन काल उतना ही ज़्यादा होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट से आपको ये समझ आया होगा। उसका भी ग्राफ खींच सकते हैं और जीवन काल के लिए भी आप ग्राफ अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ाई हर स्थिति में होनी चाहिए। जय हिंद।